गुड इवनिंग गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट हिस्ट्री क्लासेज। मैं विपिन सर आप लोगों का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आई होप कि आप इस ठंड में भी बहुत बेहतर होंगे और ठंड से बचकर रह रहे होंगे, ठीक है। और रहना भी चाहिए क्योंकि आने वाले समय में 2 या 3 महीने पिछले जो हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि अगर इस 3 महीने में हम अपने आप को ठंड से बचा करके स्वस्थ अगर रखेंगे तो हम एक अच्छे तरीके से अपना प्रिपरेशन कर सकेंगे। क्योंकि लगभग पिछले मार्च या अप्रैल के बीच में ही एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं गाइस, और आपको इसका जल्दी ही नोटिफिकेशन भी आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगा और आप अखबारों के माध्यम से भी देख सकते हैं। इसलिए समय न खराब करिए, ठंड से बच करके बराबर अभी आप कम से कम हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटे पढ़िए। और इस तरह से 5 सब्जेक्ट हैं तो हिंदी इंग्लिश को आप 1-1 घंटे देते हो तब भी बहुत है, लेकिन फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुई, मैथ हुआ, बायोलॉजी हुआ तो 2-2 घंटे आप इस पर स्पेंड करिए। तो 3 दूनी 6, 2 8 घंटे पढ़ाई आप प्रॉपर करिए। शाम को भी बैठिए 6 से 10 तक पढ़िए, ठीक है, 11 तक पढ़िए। सुबह मॉर्निंग नोट करके पढ़िए क्योंकि अब समय नहीं रह गया है बेटा, थोड़ा सा भी समय नहीं आपके लिए, आप समय स्पेंड करेंगे तो अब आपका नुकसान होगा, ठीक है। तो हम बराबर आपको वीडियो शुरू करने से पहले बूस्ट करने का प्रयास करते हैं ताकि आप एक्साइटमेंट हो और अपने काम को, ठीक है, अच्छे ढंग से करें, ठीक है। तो आई होप कि आप मेहनत कर रहे होंगे और कर रहे हैं। जो भी समस्याएं हों चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, ठीक है, उस समस्या को निश्चित तौर पे दूर किया जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया लगभग 1 चैप्टर या 2 चैप्टर आपका रह गया है तो ये जल्दी ही आने वाले 4 से 10 दिनों में हम आपका कवर करा देंगे। ये मान के चलिए दिसंबर के एट लास्ट 31 दिसंबर को आपका ये सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। और मैंने पहले भी वादा किया था दिसंबर तक सिलेबस आपका पूरा कराएंगे, तो अपने वादे पर खरे हैं। आप भी अपने वादे पर खरे रहिए, मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए जमकर कि आपका जो स्कोर हो 90 प्लस हो, और 90 प्लस स्कोर करेंगे तो हम भी आपको अपने चैनल के माध्यम से पुरस्कृत करवाएंगे। और साथ में आपको अपने पेरेंट्स और अपने खुद को इतना ज़्यादा आप गौरवान्वित करिए अपने परिश्रम से, अपने अच्छे अंक ला करके कि आपका भी समाज में नाम रोशन हो, ठीक है। हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारा कोई स्टूडेंट्स इतना अच्छा मार्क्स लाया तो हमें भी गर्व होगा, ठीक है गाइज। तो आई होप आप मेहनत करिए, ठीक है, और आप आने वाले 2-3 महीनों में बराबर लग जाइए और कंटिन्यू मेहनत करिए। ऐसा नहीं 1 घंटा ये रोज पढ़ रहे हो, एक दिन 10 घंटा पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बराबर एक निश्चित टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल पर आप उतना ही समय हर विषय को दीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा और ज़्यादा अच्छे से तैयारी। एक बात और ध्यान दीजिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं गाइस, वो सिर्फ और सिर्फ घंटे के हिसाब से पढ़ते हैं। तो बेहतर होगा घंटे के हिसाब से ना पढ़ो, टॉपिक के हिसाब से पढ़ो। कि आज अगर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी में 5 हेडिंग पर डे याद करना है, और केमिस्ट्री में 5 हेडिंग पढ़ना है, फिजिक्स में 5 हेडिंग। जब तक वो 5 हेडिंग कवर नहीं हो जाएगा तब तक हमें उठना नहीं है, चाहे 2 घंटे हो जाए चाहे 3 घंटे हो जाए। आप टॉपिक से पढ़िए, घंटों से मत पढ़िए। फिर देखिए कि आपका 5 हेडिंग कवर हुआ हर सब्जेक्ट का तो लगभग आप कई घंटे पढ़ लेंगे और आपका टाइम बीत जाएगा, पता नहीं चलेगा। और अगर गाइस घंटे से पढ़ेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ बच्चों के लिए नुकसान भी होता है कि समय बीत रहा है लेकिन तैयारी नहीं हो पा रही है। इसलिए बेहतर होगा हर पार्ट से 5-5 हेडिंग ही लर्न करिए। आज भी आपके पास अगर हम जनवरी ले, फरवरी ले, मार्च ले तो 30 या 90 दिन होता है, और 90 दिनों में आप अगर पर डे 5 हेडिंग पढ़ते हो तो 150 हेडिंग होती है, और 150 हेडिंग के अंदर ही क्वेश्चन आना है, कहीं बाहर नहीं आएगा। अब आप सोचो इतनी हेडिंग पढ़ के जाओगे, एक सब्जेक्ट का बायो हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, तो क्या आपके 20 क्वेश्चन 20 हेडिंग नहीं पढ़ेंगे, फंसेंगे? क्यों नहीं फंसेंगे? मेहनत करिएगा। फिर से एक बार कह रहे हैं कि वीडियो को देखिए, बराबर देखिए, और देखने के बाद नोट्स बना के उस पर वर्क करिए, मेहनत करिए, ठीक है। टाइम समय मत खराब करिए आप लोग, ठीक है। तो आइए मैं विपिन सर आप लोगों को एक बार फिर से बायोलॉजी के अंतर्गत ही जो हमारा चैप्टर चल रहा था जीव एवं समष्टियाँ, इसका 5वां पार्ट लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो धनात्मक अंतःक्रिया, जो पिछले वीडियो में आपने पढ़ा उसी के अकॉर्डिंग है। सहकारिता, सहभोजिता और आदि सहयोगिता, इन सब टॉपिक के बारे में आज हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि सहभोजिता क्या है, सहोपकारिता क्या है, आदि सहयोगिता क्या है। ये 3 के तीनों पेपर में क्या होते हैं,
पूछे जाते हैं और कल के वीडियो में जो सहजीवन दिया था गाइज वो भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं सहोपकारिता क्या होता है। ठीक है, मैंने यहाँ लिखने का प्रयास भी किया है। सह मीन्स क्या होता है आप ही बताइए। सह माने साथ साथ, उपकारिता माने उपकार करना, उपकार माने मदद करना किसी की। ठीक है, साथ साथ रह के किसी की मदद करें, ठीक है, लाभ पहुंचाएं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सहोपकारिता, म्यूचुअलिज्म कहते हैं ना। म्यूचुअल है, म्यूचुअल का मतलब मैचुअल जिसे कहते हो। ठीक है, कि आप मेरा काम कर दो मैं आपका, और दोनों को लाभ हो जाए, किसी किस काम से नुकसान ना हो, तो म्यूचुअलिज्म कहलाता, अर्थात सहोपकारिता कहलाता। ठीक है, यहीं पर याद रखना, सह मीन्स साथ साथ, उपकारिता माने उपकार करना अर्थात लाभ पहुंचाना। फिर किसे लाभ पहुंचा रहे हैं, तो यहां मैंने लिखने का प्रयास किया कि वह पारस्परिक क्रिया किसके बीच, किसी जीव के सदस्यों के बीच होने वाली वह पारस्परिक क्रिया जिसमें सदस्य क्या करते हैं, एक दूसरे को समान रूप से लाभ पहुंचाते हैं। जितना ए सदस्य बी को लाभ पहुंचा रहा है उतना ही बी वाला सदस्य ए को भी लाभ पहुंचा रहा है, समान रूप से इक्वल पहुंचा रहा है। जैसे एक सदस्य ए है और दूसरा सदस्य बी है, दोनों साथ साथ क्या रह रहे हैं, तो ये इसको जितना लाभ पहुंचा रहा है उतना लाभ ये भी इसको पहुंचाएगा। ठीक है, बराबर में। तो अब इन दोनों के बीच ये जो लाभ पहुंचाने की पारस्परिक क्रिया है इसी को सहोपकारिता कहते हैं, म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको कल बताया था, फिर से वही एग्जाम्पल है। ठीक है, क्या है, लाइकेन, आर्किड, ठीक है, लाइकेन और साइकस की कोरेलाइड जड़ें, साइकस की प्रवालाभ जड़ें या कोरेलाइड जड़। ठीक है, प्रवालाभ जड़ें। अब आप सोचोगे इसे तो सहजीवी में सर ने बताया था, तो ये आदि सहयोगिता, सहभोजिता और आपका सहोपकारिता, ये तीनों एक प्रकार की क्या है, सहजीवी के ही उदाहरण है, सहजीवी के ही प्रकार हैं कह लीजिए। ठीक है, तो आपका ये कन्फर्म हो गया। तो बोलो क्या लिखोगे, वह पारस्परिक क्रिया जिसमें सदस्य एक दूसरे को समान रूप से लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, और उन्हें कोई भी हानि नहीं होती है, उन्हें कोई भी हानि नहीं होती है, तो उसे हम, ठीक है, क्या, सहोपकारिता कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सहोपकारिता कहते हैं। ठीक है, सहोपकारिता कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप क्या लिखेंगे, बोलो, सहोपकारिता का एग्जाम्पल अभी मैंने बताया आपको, सहोपकारिता का एग्जाम्पल लाइकेन और प्रवालाभ जड़े। तो यहाँ लिखेंगे जैसे लाइकेन को मैंने कल बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शैवाल प्लस कवक। ठीक है, इसी को मिलाकर क्या कहते हैं, संयुक्त रूप से लाइकेन कहते हैं। नीचे कवक ऊपर शैवाल, दोनों की बॉडी एक दूसरे से संयुक्त होकर, टच होकर के एक दूसरे को क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं, जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे फिजिकली अटैचमेंट वाली व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। ठीक है, और दूसरा साइकस की प्रवालाभ जड़ें। ठीक है, साइकस प्लांट की जो प्रवालाभ जड़ें हैं वह भी क्या करती हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाने का कार्य करती हैं। इसमें लाइकेन में मैंने आपको कुछ बताया था कि लाइकेन में जो शैवाल है वो ऊपर होता है और जो कवक है वो क्या होता है, नीचे होता है। ये कवक है और ये शैवाल है। तो कवक में क्या होता है कि क्लोरोफिल अनुपस्थित होने की वजह से ये अपना भोजन नहीं बना पाता है। ठीक है, तो ये केवल क्या करता है, मृदा से पानी को खींच करके ऊपर आप शैवाल को देता है, और शैवाल क्या करता है, बोलिए, शैवाल में वास्तविक जड़ नहीं होती है इसलिए पानी नहीं खींच पाता, तो ये पानी लेता है कवक से, और शैवाल भोजन बना करके, क्लोरोफिल शैवाल में होता है तो ये बना करके कवक को भोजन देता है, और कवक उसे पानी देता है, ये भोजन दे रहा है, ये पानी दे रहा है। इस प्रकार दोनों परस्पर क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन करके एक दूसरे को समान रूप से लाभ पहुंचा रहे हैं। ठीक है, हाँ एक बात और, अगर इसमें ये शैवाल नष्ट हो गया, समझ लीजिए कवक भी नष्ट हो गया, कितना पानी खींच किसको देगा, भोजन तो बना नहीं पाए, क्लोरोफिल तो है नहीं, इसलिए ये नष्ट हो जाएगा। और अगर यहाँ पर शैवाल को रहने दे, कवक हटा ले, तब भी ये नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पानी को ऑब्जर्व करके पानी को खींच नहीं पाता है, वो वास्तविक जड़ें नहीं होती हैं, इसलिए दोनों का रहना जरूरी है। तो लाइकेन बेस्ट एग्जाम्पल है सहोपकारिता का, म्यूचुअलिज्म का, और साइकस की कोरेलाइड जड़ है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हो गया, एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ।
अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है सहभोजिता। कॉमन सैलेज की बात करते हैं कि सहभोजिता किसे कहते हैं। तो सिंपल सा है यार, इसमें एक सहभागी दूसरे पोषक से लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, मतलब इसे लिखेंगे कैसे कि वह पारस्परिक क्रिया, वह पारस्परिक क्रिया जिसमें दो सदस्य साथ रह करके जीवन यापन करते हैं। ठीक है, जीवन यापन करते हैं तथा जिनमें एक सदस्य को दूसरे से लाभ होता है, परंतु दूसरे सदस्य को कोई हानि नहीं होती है। तो इस व्यवस्था को या इस पारस्परिक क्रिया को, ठीक है, ये लिख दीजिए, इस पारस्परिक क्रिया को सहभोजिता कहते हैं। इस पारस्परिक क्रिया को सहभोजिता कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है आर्किड पौधा और कंठलताएं। ठीक है, ये आपका डिफिनीशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इस डिफिनीशन के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एक दूसरे को ये लाभ और हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, देखिए सहभोजिता, यहाँ भी याद रखना, सह माने साथ साथ, भोजिता माने भोजन करना या जीवन यापन करना। दोनों में, इसमें भी वही चीज़ हो रहा है, इसमें भी वही चीज़ हो रहा है, बस दोनों में डिफरेंस क्या, जैसे पेपर में अगर सहोपकारिता और सहभोजिता में अंतर बताइए, तो क्या अंतर है। यहाँ भी पारस्परिक क्रिया हो रही है सदस्यों के बीच, यहाँ भी हो रही है। यहाँ पर दोनों को लाभ हो रहा है समान रूप से, किसी को हानि नहीं हो रही है, दोनों को लाभ है, एक को नहीं। और यहाँ पर सहभोजितम क्या, यहाँ भी दो सदस्य रह रहे हैं, लेकिन दोनों में से सिर्फ एक को लाभ हो रहा है, दूसरे वाले को लाभ नहीं। अगर ए और बी दो लोग हैं तो बी से ए को लाभ है, लेकिन बी को कोई लाभ नहीं हो रहा, कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, सहभोजिता कहते हैं, कॉमन सैलेज में कहते हैं। यहाँ लिखा भी मैंने कि वह पारस्परिक क्रिया जिसमें दो सदस्य, ठीक है, साथ रह के जीवन यापन करें, दो सदस्य हों और दोनों क्या हों, साथ साथ रहकर फिजिकली कांटेक्ट बनाए रखें, शारीरिक रूप से जुड़े हों। ठीक है, तथा जिनमें एक सदस्य को दूसरे से लाभ हो, एक सदस्य को दूसरे से लाभ होता है, परंतु दूसरे वाले सदस्य को कोई हानि नहीं है। कहते हैं ना भैया कि मैं ये ले लूँ, कहते हैं, लोग कहते हैं ना कि ले लीजिए यार, कर लो, हमें क्या प्रॉब्लम है। तो उनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को उससे क्या है, लाभ है। तो ऐसी व्यवस्था ही है, कोई हानि नहीं होती है। तो इस पारस्परिक क्रिया को हम सहभोजिता अर्थात कॉमन सैलेज में कहते हैं। जैसे आर्किड और कंठलताएं। ठीक है, ये आर्किड एक प्रकार का पौधा है जो किसी दूसरे पौधे के तने पर उग करके अपना जीवन यापन करता है। तो इस आर्किड पौधे को उस तने से तो लाभ मिल रहा है, लेकिन उस तने को किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं है। तो इसे हम क्या कहते हैं, बोलिए, सहभोजिता कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं, अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा प्लांट है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई दूसरा ऐसे इस तरह का प्लांट है, ऐसे ही, ठीक है, ये किसी प्लांट की कोई दूसरी स्टेम है, और इसी पर आर्किड प्लांट क्या होता है, ऐसे ही आर्किड प्लांट इस तरह से, ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही, ठीक है, इस पर आश्रित है दूसरे वाले प्लांट पर। ये प्लांट अलग है, आर्किड है, ठीक है, ये वाला क्या है, आर्किड का प्लांट है। एक प्रकार का आर्किड बहुत बड़ा पौधा नहीं होता है, अधिपादप होता है। अधिपादप मतलब आधा ही पादप, आधे ही पौधे, यानी जिसमें जड़ तना पत्ती पूर्ण रूप से विकसित ना हो। ठीक है, वो अधिपादप में आ, जैसे शैवाल अधिपादप है। ठीक है,
तो ये क्या होते हैं, ये जो दूसरा स्टेम था ना, इसी के ऊपर ये क्या हो गए, जर्मिनेट करके अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं और इसी वाले से पोषण ले रहे हैं, और लेकर के इस आर्किड को तो लाभ है, इसको जीने का जरिया मिल गया, भोजन पानी मिल गया, लेकिन इस दूसरे वाले को किसी तरह से इसके यहाँ उगने से हानि नहीं है। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, सहभोजिता कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल ये है ही है। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम बात करते हैं आदि सहयोगिता की। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ भी वही व्यवस्था है कि यहाँ भी दो जीव परस्पर इस तरह रहेंगे कि दोनों को एक दूसरे से क्या होगा, लाभ हो रहा है, लेकिन फिजिकली कांटेक्ट नहीं होता। ठीक है, आप इसे नोट करो, तो फिर हम यहाँ से लिखते हैं नया लाइन से। ठीक है, सभी लोग नोट करें। तो गाइस नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम लगभग धनात्मक अंतःक्रिया के अकॉर्डिंग जो सहजीविता पढ़े, सहभोजिता पढ़े, सहोपकारिता पढ़ा, अब उसी के क्रम में एट लास्ट हम लोग पहुंच चुके हैं धनात्मक में, जिसमें हम पढ़ेंगे आदि सहयोगिता पढ़ेंगे। ठीक है, आदि सहयोगिता को प्रोटो कोऑपरेशन भी कहते हैं। ठीक है, प्रोटो कोऑपरेशन। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रोटो कोऑपरेशन कहते हैं ना, कोऑपरेट करिए, कोऑपरेट का मतलब सहयोग करिए। ठीक है, हमारे काम में, ठीक है कि नहीं, वही चीज़ है प्रोटो कोऑपरेशन। इसमें भी कुछ ऐसी व्यवस्था होती है कि दो जीव यहाँ भी क्या करते हैं, साथ रहेंगे, लेकिन परमानेंट के लिए नहीं। दो जीवों के बीच वह पारस्परिक क्रिया जिसमें एक दूसरे के सहयोग करें, एक दूसरे को उन्नत के लिए, खाने के लिए, अन्य चीज़ों के लिए सहयोग करें, लेकिन दोनों के बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं होता है, अर्थात दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते उस तरह से। तो ऐसी व्यवस्था को आदि सहयोगिता भी कहते हैं, और यह परमानेंट व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है, ये केवल और केवल टेम्पोररी होती है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल की बात करें, अगर आप गाँव से बिलोंग करते होंगे तो आपने देखा होगा गाई, जब जानवर खेत में क्या होते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, चारे को खाते हैं, तो उस समय एक कुछ पक्षी उसके ऊपर आकर बैठते हैं, और बैठ करके वो उसके पूरे शरीर पर जो जू है उसको क्या करते हैं, खा लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उस पक्षी को लाभ है। ठीक है, अब दोनों साथ साथ हैं, ठीक है, उसको लाभ हो रहा है, लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं है, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये एक प्रकार का एग्जाम्पल है क्या, आदि सहयोगिता। ठीक है कि नहीं। और एक एग्जाम्पल है सूक्ष्म वनस्पति। ठीक है, पौधे, सूक्ष्म मूल वनस्पति परिवेशी पौधे, जैसे विभिन्न प्रकार के पौधे हैं, उनकी जड़ों के आसपास कुछ कवक और जीवाणु विकसित होते हैं, जो जड़ों द्वारा स्रावित पदार्थ को विघटित करके उसी से अपना काम चलाते हैं। ठीक है, और अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बात हम आपसे पूछेंगे कि जो अभी मैंने बताया कि ऑक्सीपैलर पक्षी जो जानवरों के ऊपर बैठ करके उनके जू को खा के अपना काम कर रहा है, क्या अगर उस जानवर के ऊपर से अगर उसे भोजन ना मिले जू के रूप में, क्या वो मर जाएगा? उसके पास और विकल्प नहीं है। लेकिन शैवाल और कवक, जो मैंने सहजीविता उदाहरण बताया, लाइकेन, ठीक है, उसमें कवक और शैवाल, अगर कवक मरा तो शैवाल भी गया, अगर शैवाल गया तो कवक भी गया, दोनों बिना एक दूसरे के जीवन यापन नहीं कर पाएंगे बेटा। लेकिन यहाँ पर आप ऐसा नहीं है, आदि सहयोगिता में दोनों एक दूसरे पे परस्पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं है, अगर दोनों एक दूसरे से अलग भी हो गए तब भी उनका अपना जीवन चलता रहेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आदि सहयोगिता होता है। ठीक है, आइए देखते हैं लिखा कैसे जाए इसमें आदि सहयोगिता, हम लोग क्या लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी गाइस ध्यान दें, वे दो या दो से अधिक जीव जो परस्पर एक दूसरे के उन्नति या लाभ कह सकते हैं आप, लाभ के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, लाभ के लिए कार्य करते हैं, परंतु उनमें कोई अस्थाई फिजिकल कांटेक्ट
दैहिक संबंध, दैहिक संबंध मतलब शारीरिक संबंध, ठीक है, संबंध नहीं होता है, फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, तो उसे हम आदि सहयोगिता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आदि सहयोगिता कहते हैं। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर कि क्या मैंने डेफिनेशन लिखा और किस प्रकार से इसमें शारीरिक संबंध नहीं होता है। और एक चीज़ इसमें जो मैंने बताया कि ये एक दूसरे के बिना, ठीक है, ये एक दूसरे के बिना, एक दूसरे के बिना भी, ठीक है, एक दूसरे के बिना भी जीवन यापन करने में सक्षम होते हैं या जी सकते हैं। जीवन यापन करने में एक दूसरे के बिना भी जीवन यापन करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के बिना भी जीवन यापन करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, अर्थात ये एक दूसरे से अलग होकर भी जीवित रहते हैं, जीवित रह सकते हैं, एक दूसरे से अलग रहकर भी जीवित हो सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब आइए देखते हैं कैसे इसे रखा जाए दिमाग में कि वे दो या दो से अधिक जीव, ठीक है, यहाँ भी दो या दो से अधिक सदस्य रहेंगे जो परस्पर एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के उन्नति या लाभ के लिए क्या करेंगे? कार्य करेंगे, एक दूसरे को लाभ पहुंचाने का वर्क करेंगे, लेकिन बिना कोई शारीरिक टच किए हुए, अर्थात परंतु उनमें कोई अस्थायी दैहिक संबंध नहीं होता है, अर्थात शारीरिक रूप से ऐसे नहीं जुड़े होते जैसे कवक लाइकेन दोनों जुड़ करके करते थे काम, ऐसा संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो उसे हम आदि सहयोगिता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आदि सहयोगिता कहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें और जो मैंने आपको बताया अभी कि ये एक दूसरे के बिना भी क्या होते हैं? बोलिए, ये एक दूसरे के बिना भी जीवन यापन करने में सक्षम होते हैं। अगर ये एक दूसरे से अलग हो गए दो सदस्य तब भी दोनों बचे रहेंगे, दोनों जिंदा रहेंगे, ऐसा नहीं कि मर जाएंगे। तो एक दूसरे के बिना करने में भी, जीवन यापन करने में भी, सॉरी दो बार लिखा, सक्षम होते हैं, अर्थात एक दूसरे से अलग होकर भी जीवित रह सकते हैं। तो इसे ही हम आदि सहयोगिता कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर उदाहरण के लिए कि आक्ष पैकर पक्षी जैसे ऑक्ष पैकर पक्षी, ठीक है, ये क्या है? एक प्रकार की पक्षी है जो गाय भैंस चौपायों की त्वचा से, ठीक है, आक्ष पैकर पक्षी जो गाय भैंस की त्वचा से विभिन्न परजीवियों को, जैसे जूं, ठीक है, चीलर आदि को खाकर, ठीक है, आदि को खा करके, ठीक है, जीवन यापन करती है, जीवन यापन करती है या आदि को भोजन के रूप में ग्रहण करती है। तो ये क्या है? ये कैसी व्यवस्था है जो आदि सहयोगिता के अंतर्गत आता है। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से आपका क्या हुआ गाइस? कंप्लीट हो गया। इसको भी मैंने क्या कर दिया? खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया धनात्मक अंतःक्रिया को। अब कल एक लास्ट वीडियो आपको देंगे हम, जिसमें केवल और केवल ऋणात्मक अंतःक्रिया, जिसके अंतर्गत कंपटीशन यानी स्पर्धा, एमेंसेलिज्म और कुछ ऐसे 2-3 हेडिंग्स हैं, टॉपिक्स हैं, जिनको हम क्लियर करके चैप्टर को ख़त्म कर देंगे गाइज। तो इस तरह से आपका क्या हो गया? लगभग जीव और समष्टियाँ, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन भी क्या हो गया? 5वें वीडियो के या 6 वीडियो का और देंगे, 6 वीडियो में पूरा कवर। फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर कराएंगे। फिर आप ये जो भी बचेगा 1 हफ्ते 8 दिन आपका दिसंबर लास्ट, उसमें हम अंतिम चैप्टर जिसमें RBD रेड बुक डाटा,
और संरक्षण और जीवमंडल अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और संकटग्रस्त जातियाँ, विलुप्ति, इन सब टॉपिक को हम क्या करेंगे, पूर्ण रूप से कवर करेंगे। और उसको कवर करने के बाद ये पूर्ण रूप से आपका बायोलॉजी खत्म हो जाएगा गाइस। तो वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कमेंट करिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू।